वेलकम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आज मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर से वादा किया था कि मैं उनके लिए आज एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उन्हें बताऊंगा कि जो सीजनल एनालिसिस होता है वो किस तरह काम करता है, हम ये चीज़ कैसे ढूंढ सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं कि जो आने वाला कोई दिन है वो कैसा हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। उसके लिए हम सीजनल एनालिसिस यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो भी हमारा करंट ईयर चल रहा होता है उसको पिछले एटलीस्ट 8 से 10 साल से कंपेयर करते हैं उस डे के हिसाब से, और हम ये देखते हैं कि क्या उस दिन मार्केट किस हिसाब से रही थी। अगर हमारी मार्केट उस दिन स्पेसिफिक डे पे बुलिश रही थी, सो हम उससे यही प्रोजेक्शन निकालते हैं कि आगे भी बुलिश रहेगी, और अगर बेरिश रहती है तो फिर हम उसमें आगे यही प्रोजेक्शन निकालते हैं कि मार्केट हमारी बेरिश रहेगी। मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो 1 जनवरी है हमारा स्टॉक मार्केट का, वो किस तरह से मैंने ये चीज़ अपने कम्युनिटी मेंबर्स को इस वीडियो में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था कि वो बुलिश रहेगी। मैंने वो चीज़ किस तरह फाइंड आउट की थी, मैं ये बात आपको आगे जाके वीडियो में बताता हूँ। और साथ में मैं आपको जो स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि आगे परफॉर्म करेंगे और एक अच्छे ट्रेंड्स में, वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ज़रा इंडेक्स की अपडेट देख लेते हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि आज मार्केट ने ऑलमोस्ट कोई 4,000 पॉइंट एडिशन किया है, और काफ़ी कंपनी जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत से कैप्स भी लगे हैं। अगर हम अपने मार्केट में एक्टिव स्टॉक्स में देखें तो हमेशा की तरह यहाँ पे पेनी स्टॉक्स का राज रहा है, टैली वगैरह भी कैप हुए थे आज। अगर मैं जाके इसके बाद हम देखें अपने सर्किट ब्रेकर्स कि कौन से हमारे अपर कैप थे, तो अपर कैप में हमारे पास काफ़ी सारे स्टॉक्स थे, जिसमें दाऊद को अपर कैप लगा है, एनबीपी को लगा है, पीएसएक्स को लगा है, टैली को लगा है, ठट्टा सीमेंट को लगा है, टीपीएलपी को लगा है। तो काफ़ी स्टॉक्स को आज अपर कैप लगा है। अगर हम लोअर कैप में जाएं तो लोअर कैप में आज कोई भी स्टॉक मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम अपने व्हील पे जाएं तो आज हमारा व्हील सारा का सारा ग्रीन है। एफएफसी हमारा आज डिप्रेस रहा है, इवन दो एंड में इसमें एक अच्छी जो है हमें रिकवरी नज़र आई थी, लेकिन ओवरऑल ये डिप्रेस रहा। बाकी ऑलमोस्ट सारा जो है सेक्टर है परफॉर्म किए हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास बैंक्स रहे हैं, जिसमें एचबीएल ने बहुत अच्छे पॉइंट डाले, एमसीबी ने, मिज़ान ने, और दाऊद क्योंकि जारी बात है वो न्यूज़ पे है, आई वी उसकी उस वजह पे वो चल रहा है। एंग्रो भी साथ उसके चल रहा है। माड़ी ने पॉइंट्स ऐड किए हैं, पीएसओ पीपीएल ने पॉइंट्स ऐड किए हैं, और पॉइंट्स जो निकाले हैं वो कोलगेट ने, टीआरजी ने, एफएफसी ने, और भी कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं। इसके बाद अगर हम अपनी कुछ न्यूज़ देख लें तो बीबीएफएल की न्यूज़ आई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज। इसके बाद अगर हम बाकी न्यूज़ देखें ऐसा कोई हमारी जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बाकी सारी पुरानी न्यूज़ हैं। एक बीबीएफएल की न्यूज़ थी, बीबीएफएल का भी मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे जाके क्या करना है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और मैं ज़रा आपको इंडेक्स की अपडेट दे दूँ। देखें, इंडेक्स की तो जहाँ तक अपडेट की बात है तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को 1 और चार्ट की बेसिस पे ब्रेकआउट दे दिया है। इसका मतलब यही है कि मार्केट दोबारा हमारी बुलिश हो गई है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो 117 और 119 के मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मार्केट जाएगी और 117 को टेस्ट करेगी, और उसके बाद हो सकता है एक सेलिंग आए। तो आप लोग रिकमेंडेड यही है कि जब ये मार्केट यहाँ पे आके अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करे तो यहाँ पे आपका निकलना बनता है। मार्केट नीचे आके वापस जो है कोई 115 के पास अगर रीटेस्ट करके आती है, आपको इसमें दोबारा एंट्री बनानी चाहिए, और फिर नेक्स्ट टारगेट दोबारा 117 एंड देन 119 का हो सकता है। मार्केट ओवरऑल अगर आप बात करें तो बुलिश रही है। कि मैंने आप लोगों को बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी कि KSE 100 इंडेक्स हमेशा 1 जनवरी को बुलिश होता है, और इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी हमारी हमेशा यही इसमें होती है कि आपने उससे एक दिन पहले जो भी आपकी क्लोजिंग डे बन रहा है, चाहे फ्राइडे बन रहा है चाहे मंडे बन रहा है, मतलब 1 जनवरी से जो एक दिन पहले होता है, जिस तरह इस बार 1 जनवरी हमारे पास वेंसडे आ रहा है, तो हमारे पास लास्ट क्लोजिंग डे ट्यूसडे बन रहा है। अगर आप ट्यूसडे को कोई भी ऐसा स्टॉक जो बिल्कुल बॉटम पे हो या रिवर्सल उसमें एक्सपेक्टेड हो या वो बुलिश हुआ हो, आप उस स्टॉक में एंट्री बना के जाएँ जो कि एक अच्छी बड़ी कंपनी है। मार्केट के बुलिश होने से वो स्टॉक भी आपको एक परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है, और उसमें एक अच्छे गेंस आपको मिलते हैं और आप अच्छे प्रॉफिट्स बुक करते हैं। इसमें मैं जो एक स्ट्रेटजी अपनाता हूँ हमेशा, वो मैं यही करता हूँ कि मैं अपने वो स्टॉक्स एक साइड पे मार्क कर लेता हूँ जो या तो बिल्कुल बॉटम पे हों या बुलिश होने वाले हों या ऑलरेडी बुलिश हो चुके हों। ठीक है, क्योंकि जो एक चीज़ ऑलरेडी रिवर्सल में है, रिवर्सल के मूड में है या रिवर्सल दिखा चुकी है, वो आपको ज़्यादा अच्छे गेंस देती है। ठीक है, मैं उन स्टॉक्स में एंट्री बना लेता हूँ, और नेक्स्ट डे जब वो सीजनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बुलिश होता है,
सो उसमें मैं प्रॉफिट टेकिंग करता हूँ ऊपर जाके, और फिर वहाँ से मैं फर्स्ट डे ही एग्जिट कर जाता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं सीजन एनालिसिस की बात करूँ तो उसमें सेकंड डे फिर सेलिंग भी आ जाती है, क्योंकि लोगों ने एंट्रीज बनाई होती हैं, क्योंकि जो सीजन एनालिसिस है उसको बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट कंसीडर करते हैं। अगर मैं आप लोगों को अभी चार्ट पे भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये मैंने मार्किंग की हुई है। आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को भी मार्केट बुलिश रही थी। अगर मैं आपको ये बड़े फ्रेम में भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ज़रा इसको बड़ा करके दिखा दूं, ये देखें आप कि 1 जनवरी 15 को भी मार्केट बुलिश रही थी। उसके बाद अगर आप आ जाएँ 16 पे, तो 16 को भी आप देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश थी, और उसके बाद जो अगला दिन था, ठीक है, फ्राइडे को देखें 1 जनवरी बन रही थी तो मार्केट बुलिश थी, लेकिन उससे अगला दिन जो कि मंडे बन रहा था, आपकी जो ओपनिंग डे फर्स्ट बन रहा था, वो मार्केट ने डिप ले ली थी। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको ख्याल करें कि अगर फर्स्ट डे आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि जाते हुए चीज़ को बेच जाएँ, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डे आपको एक डिप नज़र आ जाए। अब ये देखें कि जनवरी 17 इसमें भी मार्केट बुलिश थी। इसके बाद आप आएँ 18, तो 18 पे भी बुलिश थी। इसके बाद आप आएँ 19, तो 19 पे भी आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है कैंडल इसने पोस्ट की थी, और उसके बाद एक डिप आई थी। ठीक है, आपने इस कैंडल का फ़ायदा उठाना है। आप देख सकते हैं एक दिन पहले भी आपको नेगेटिव मार्केट नज़र आई, उसके बाद एकदम से कैंडल पड़ी और बुलिश हुई मार्केट, और उसके बाद आपको फिर डिप नज़र आई। आपने क्या करना है, आपने एक दिन पहले ख़रीदना, इस दिन बेचना, और इस दिन फिर आपने मार्केट में शिकार ढूंढना है, क्योंकि उसके बाद देखें दोबारा मार्केट बुलिश हुई है। ये आपका पैटर्न होना चाहिए। इसके बाद मैंने आगे भी एनालिसिस लगाए हुए 20 का, 21 का, 22 का। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखें, इसमें भी मार्केट बुलिश रही थी। इसके बाद आपको अगर मैं 23 दिखाऊं तो 23 को भी आप देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश थी, उसके बाद डिप आई मार्केट में। उसके बाद अगर मैं अभी आपको लेटेस्ट 24 का था वो दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, 24 को भी मार्केट ने कितनी बड़ी ओपनिंग दी और एक बुलिश मूव दिखाया पूरे दिन, और कैंडल जो है हमारी इतनी बुलिश कैंडल जो है वो क्लोज़ हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं रेड कैंडल क्लोज हुई और मार्केट में एक सेलिंग हमें अगले दिन देखने को मिली। ठीक है, ये डाटा जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 1 जनवरी मंडे 2024 का है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो 2 जनवरी 2024 को बनी थी। इससे हमें क्या समझ आता है कि मार्केट का, अगर मैं आपको ये ट्रेंड, और ये ट्रेंड मैं आपको पिछले 10 साल का दिखा रहा हूँ, ठीक है, 2015 से 2025 तक का मैं आपको जो ये डाटा है इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट हमेशा 1 जनवरी को बुलिश रही है अकॉर्डिंग टू सीजनल एनालिसिस। आपने ये देखा है कि पिछले 10 साल में हमारी मार्केट बुलिश रही है। मैंने बल्कि पिछले साल भी यही हुआ था कि मैंने यही बताया था कि पिछले 9 साल मार्केट बुलिश रही है, तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बुलिश रहे, और वही हुआ, मार्केट बुलिश रही। अब इस साल भी यही है कि हमें यही एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बुलिश हो। लेकिन आपने एक बात ज़रूर इसमें जो है याद रखनी है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है या सीजनल एनालिसिस जो होता है वो आप उसको 100% नहीं एक्यूरेट समझ सकते कि यार 100% जो पिछले 10 साल होता है वो अब भी होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी फेल हो सकता है, वो भी अगेंस्ट द ट्रेंड जा सकता है, और उसकी कुछ रीजंस होती हैं, इसकी वजह से वो चीज़ें उस तरह से नहीं कर पाती, या वैसे भी कोई ऐसा रीज़न बन जाता है कि आपका जो एनालिसिस पिछले 8-10 साल से चल रहा हो वो उस साल परफॉर्म नहीं करता। इस मामले से भी बचने के लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इसके लिए भी आपके पास ये होना चाहिए कि आपने जो भी माल उठाना है वो उतना उठाना है जिस पे आप खुशी खुशी अपना स्टॉप लॉस हिट करवा सकें। ठीक है, अब उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है? उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पीपीएल लिया और पीपीएल आपने 1000 शेयर ले लिए, ठीक है, या एफएफसी लिया 1000 शेयर ले लिए, अब आपको पता है यार उसका स्टॉप लॉस अगर फॉर एग्जांपल बन रहा है 2 रुपये नीचे, आपने ये चीज़ सोचनी है कि यार अगर ये 2 रुपये नीचे जाके मेरा एसएल हिट होगा तो मेरा 2000 का लॉस है। क्या 2000 का लॉस मेरे लिए सही है? मैं उसको कर सकता हूँ? अगर तो आप कर सकते हैं तो ठीक है, आपने भी 1000 उठानी है। लेकिन अगर आप कहें नहीं यार मैं तो 2000 से ज़्यादा का भी स्टॉप लॉस हिट करा सकता हूँ, मैं तो ज़्यादा का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो फिर आपने 2000 शेयर उठा लिए, 2000 पे आपका बन गया 4000 का नुकसान। ठीक है, अब आप कहें यार 4000 का नुकसान ऐसा नुकसान है जो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, अब आपने उससे ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, तो ये हमेशा स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की बात सुन रहे हो, कोई एनालिसिस देख रहे हो, कोई सीजन एनालिसिस देख रहे हो, या आप पास्ट हिस्ट्री या एनालिसिस को आगे जाके उसको कंपेयर कर रहे हो और उससे अपनी एक फ्यूचर प्रोजेक्शंस निकाल रहे हो, आपने हमेशा ये याद रखना है कि मार्केट में आपने चीज़ों को इस तरह से लेके चलना होता है कि आपने अगर कोई चीज़ सीजनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग या टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ख़रीदी है तो उसमें स्टॉप लॉस अपना लाजमी लगाएं, और स्टॉप लॉस आपका कम से कम होना
होना चाहिए और उसके साथ आपने जो माल ख़रीदा हो, वो जो आपके पास क्वांटिटी हो वो उतनी हो कि अगर वो नीचे जाए और वो अगेंस्ट द ट्रेंड जाए, अगेंस्ट द एनालिसिस आपकी मार्केट जाए, तो आप फ़ौरन अपना स्टॉप लॉस हिट कराएं और बाहर आ जाएं। और स्टॉप लॉस हिट होने पे भी जो आपका लॉस बने वो इतना बन रहा हो जो आप खुशी खुशी दे सकें मार्केट को। ठीक है, ये ना हो कि आपका स्टॉप लॉस कोई 10 रुपये नीचे बन रहा है और आपने शेयर भी 10,000 उठा लिए, 20,000 उठा लिए और फिर आप कह रहे हैं यार हम तो ये स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करा सकते। अब मुझे कितने लोग ऐसे हैं जो मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा लॉस इतना चल रहा है कि हम भाग नहीं सकते। और मैं उनको यही कहता हूँ कि यार आपने इतनी चीज़ उठाई क्यों? आपने चीज़ उतनी उठानी है जिस पे आप स्टॉप लॉस हिट करा सकें। एक तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, मैं आपको एक रिस्क मैनेजमेंट की बहुत बेहतरीन ये एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपने 2 काम करने होते हैं। पहला काम ये है कि आपने वो चीज़ लेनी है जिसका स्टॉप लॉस कम से कम है। ठीक है, उसकी रीज़न है कि अगर एक चीज़ है जिसका स्टॉप लॉस 10 रुपये बन रहा है, तो आप तो अगर उसको यूनिट कम भी ले लेंगे तब भी तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बन रहा है ना। फॉर आपने अपने 1000 शेयर ले लिए और 10 रुपये स्टॉप लॉस है तो आपको तो 10,000 का बन रहा है ना लॉस। आप नहीं भागेंगे, हो सकता है आप कहें नहीं यार 10,000 बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं भाग रहा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, एक दूसरी जो ऑप्शन होती है कि यार चलो ठीक है हमने ये तो कर लिया कि हमने आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत कम वाला ले लिया, मतलब हमने वो स्टॉक लिया जिसका स्टॉप लॉस बहुत कम है, 2 रुपये का है। लेकिन क्या आपने जो आपने क्वांटिटी खरीदी है वो आपने उतनी खरीदी है? नहीं। अगर नहीं तो फिर आपने उस चीज़ पे वर्क करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 2 रुपये का तो स्टॉप लॉस है लेकिन आपने शेयर 10,000 ले लिए तो आपको तो 20,000 का स्टॉप लॉस हिट होगा अगर 2 रुपये नीचे भी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस चीज़ को भी कंसिडर करना है कि आपने जो भी चीज़ लेनी है उसका स्टॉप लॉस भी कम हो और क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा की बात नहीं है, आपकी क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए जितना आप स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट लेवल का स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकता है। एक बंदे को 1,000 रुपये देते हुए भी मसला होता है, एक को 10 लाख देते हुए भी मसला नहीं होता। सो आपने अपना स्टॉप लॉस कम से कम वाला स्टॉक लेना है और वो स्टॉक लेना है और उसकी क्वांटिटी इतनी लेनी है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप बिना किसी फिक्र के आप मार्केट से एग्जिट कर सकें। ठीक है, ये बात आप याद रखें। सो मेरा मकसद था आपको ये सीजनल एनालिसिस के बारे में बताना कि इस तरह से सीजनल एनालिसिस होता है कि आप उसको प्रीवियस पास हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं, जिस तरह मैंने 1 जनवरी को किया है। आप किसी भी डे को कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या मार्केट उस दिन इस तरह से परफॉर्म की थी कि नहीं की थी। सो अभी जो ये डाटा मेरे सामने पिछले 10 साल के और पिछले 10 साल में मार्केट हमेशा 1 जनवरी को या जो भी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होता है उसमें मार्केट बुलिश होती है। तो इसमें यही आपने स्ट्रेटजी होती है कि आपने जो भी स्टॉक लेना है ऐसा स्टॉक लेना है जो आपका या तो बुलिश हो या बुलिश होने के लिए उसने रिवर्सल लिया हो या वो बिल्कुल बॉटम पे हो। ठीक है, और अच्छी बड़ी कंपनी हो, आपने वो स्टॉक ले लिया क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है जितनी अच्छी कंपनी होती है वो फिर उतना ज़्यादा अच्छी आपको मूव्स दे रही होती है। जिस तरह एफएफसी वगैरह है, आपने देखा है कि वो कभी जब कभी ऐसे मार्केट एकदम से पंप करे तो वो तो वैसे ही 10 15 16 रुपये डाल देता है। आपने अच्छी बड़ी कंपनी लेनी है और उसके बाद आपने उसका स्टॉप लॉस कम से कम रखना है और आपने उतनी क्वांटिटी उठानी है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो, मार्केट अपने अगेंस्ट द सीजन एनालिसिस जाए, अगेंस्ट द ट्रेंड जाए, अगेंस्ट द टेक्निकल एनालिसिस जाए, सो आपको नुकसान कम से कम हो और अगर आपको फ़ायदा हो तो वो भी एक अच्छा हैंडसम फ़ायदा हो। आप इसमें स्ट्रेटजी यही होती है कि एक दिन पहले भी मार्केट थोड़ा सा तंग करती है। कुछ ईयर्स में मैंने देखा है कि मार्केट एक दिन पहले भी तंग कर रही होती है। सो आपने जाते हुए एक अच्छा स्टॉक ले लेना है, उस दिन पंप पे आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपने ऊपर वो चीज़ बेच देनी है, और क्योंकि अगले दिन भी बहुत सी बार मैंने देखा है एनालिसिस में, जिस तरह अगर आप ये देखें 24 का भी, तो अगले दिन मार्केट ने डिप ली थी। सो मार्केट डिप ले सकती है तो आप फिर वहीं पे फंस सकते हैं। ठीक है, वहाँ बेच दें ऊपर और अगले दिन अगर मार्केट डिप लेती है तो फिर दोबारा पकड़ लें और फिर ओवरऑल जो जनवरी होता है वो एक बुलिश मंथ कंसिडर होता है स्टॉक मार्केट के लिए। सो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि उसमें एक अच्छा काम आप कर सकते हैं, लेकिन फरवरी से मुझे थोड़ा सा मार्केट में जो है एक नज़र आ रहा है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग्स आपको नज़र आएँ। सो इसलिए मैं कहूँगा कि जनवरी में तो आप एक मोहतात, वैसे देखिए हम तो मोहतात ही खेलते हैं, स्टॉप लॉस लगा के खेलते हैं, आप आराम से उसमें काम कर सकते हैं स्टॉप लॉसेस के साथ, लेकिन फरवरी में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि फरवरी मार्च में मार्केट हो सकता है एक छोटी सी आपको डिप या करेक्शन दिखा सकती है। करें तो जो स्टॉक्स कल परफॉर्म करेंगे, मैं अगर आपको उनका बताऊं तो उसमें पहला स्टॉक हमारे पास OGDC है, जो मुझे 1 जनवरी की अगर मैं आपको बात बताऊं, इवन कल भी कर सकता है परफॉर्म लेकिन 1 जनवरी को भी मुझे इनमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, इवन कल तो दिखाई दे ही रही है क्योंकि मुझे भी ये अपने जो स्टॉप लॉस है उसके बहुत करीब नज़र आ रहे हैं। मेरा एक रूल है कि मैं जो भी स्टॉक बाय करवाता हूँ, मेरा उसमें एक सिंपल सा रूल है जो मैंने आपको अभी मैं आपको उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है उसमें भी मैं वीडियो में बताऊँगा आपको, जब मैं आपको सीजनल एनालिसिस बता रहा हूँ। लेकिन मेरे जो व्हाट्सएप मेंबर्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी वॉइस नोट में वो चीज़ बताई हुई है
कि आपके दो तरीके होने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने चीज़ को इतनी क्वांटिटी में लेना है कि आप उसको ऐसा हिट करा सकें, और सेकंड चीज़ ये होती है कि आपको स्टॉप लॉस के करीब लेना है। अभी मुझे जो स्टॉक स्टॉप लॉस के करीब मिल रहे हैं मैंने आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको आज पकड़ लें और वो स्टॉप लॉस के करीब आपको मिल रहा है और कल को वो बढ़ जाए, तो फर्स्ट को आपको दोबारा बाइंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक चीज़ स्टॉप लॉस के करीब मिल रही होगी। ठीक है, तो आप उसी को अगले दिन के लिए लेके जा सकते हैं। इस टाइम OGDC मुझे स्टॉप लॉस के करीब मिल रहा है। 221.33 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। ऊपर इसके पास जो टारगेट हैं वो 230 और 233 के पास मुझे नज़र आ रहे हैं इनिशियल टारगेट्स। इसके बाद PPL है। PPL में भी 196.05 का स्टॉप लॉस है। ऊपर जाता है तो हमारे पास 200 के बाद 207 और 207 के बाद 209 210 की टारगेट भी मौजूद हैं। इसके बाद हम PSO में जाएं तो PSO में भी मुझे जगह नज़र आ रही है, और 434 का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो ऊपर इसमें 450 और 460 तक जगह है। इवन दो ये ऑल टाइम हाई के पास फिर रहा है, लेकिन आप स्टॉप लॉस का अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि इसका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे बन रहा है। 444 है तो 434 के पास बना में 10 रुपये नीचे है। तो मैं आपको वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप PSO में जाएं, लेकिन बहुत से ऐसे भाई हमारे जो कहते हैं कि नहीं भाई हमने तो लेना ही PSO है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी एंट्री बनाई हुई है तो आप इसमें अपना स्टॉप लॉस ये डिफ़ाइन करें, और अगर ये हिट हो तो आप बाहर आ सकते हैं, अगर नहीं हिट होता तो बैठे रहें, फिर जहाँ तक जाता है इसको जाने दें। इसके बाद है हमारे पास शेल। अगर मैं शेल में आप लोगों को बताऊं तो शेल में भी जगह मौजूद है। 208 का स्टॉप लॉस है। इसमें 6 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। ऊपर गया तो 218, उसके बाद 225 230 और 235 तक जगह मौजूद है। इसके बाद NRL है। NRL में भी जगह मौजूद है, और 290 ऑलमोस्ट 6 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है आपका। 290.92 स्टॉप लॉस रखें। ये 300 320 334 तक जगह इसमें है। इसके बाद ATRL है। ATRL भी अभी अभी वापस निकला है, आज के दिन ही इसने एक अच्छे जो है गेंस दिखाए हैं, और इससे पहले थोड़ा सा डिप्रेस चल रहा था। 692.13 का आपका स्टॉप लॉस है। ऊपर जाता है तो आपके पास 718 और 730 की जगह मौजूद है। इसके बाद FFC है हमारे पास। 364.25 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आज ही इसमें तेज़ी देखी गई है। ऊपर जाता है तो इसमें 380 385 जहाँ पे पहले भी बहुत जमा हुआ था, वो टारगेट्स हैं। उसके बाद 395 से 400 लाइक 405 आप कंसिडर कर सकते हैं। 410 एंड 418 की जगह मौजूद है। इसके बाद पोल है हमारे पास। पोल में भी हमारे पास 636.92 का स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं तो इसमें हमारे पास 654 668 और 690 की टारगेट्स मौजूद हैं। इफर्ट भी मुझे अब वापस बुलिश नज़र आ रहा है, जाता हुआ ट्रेंड में 201.60 का स्टॉप लॉस रख के इसको आप इसका 205.50 का इनिशियल टारगेट था, वो हिट हो गया आज। 213 इसके पास अल्टीमेट नेक्स्ट टारगेट है। 210 पे आप निकल सकते हैं, इसे 213 तक ना बैठेंगे तो उस तक सेलिंग आ सकती है, आप विक मार सकते हैं। तो अगर ऊपर जाते हैं 210 पे आप निकल सकते हैं। इसके बाद अगर हम जाएँ तो NBP है। NBP में अभी जगह मौजूद है। अगर आप इसका स्टॉप लॉस 64.35 रखें तो 67 और 74 और 78 तक इसमें ऑल टाइम हाइस तक जगह मौजूद है। इसके बाद क्लोवर है। क्लोवर में भी जगह मौजूद है। 45.41 का स्टॉप लॉस रखें। 46 एंड देन 49 और उसके बाद 52 और 54 तक जगह मौजूद है। DGKC को देख लेते हैं। DGKC भी अप ट्रेंड में है। 103.12 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो 110 111 तक इसमें जगह मौजूद है। FCCL को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी 36.59 का स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं तो 38.27 की जगह मौजूद है, और उसके बाद 39.40 तक जगह मौजूद है। इसके बाद एयरलिंक की अगर आप बात करें, इवन दो एयरलिंक भी ऑल टाइम हाई पे रिकमेंडेड इसलिए नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक तरह से 15 मिनट चार्ट पे भी बुलिश चल रहा है, तो 213.19 का आप SL रख दें। ऊपर जाता है अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता है तो 220-22 की जगह है, लेकिन वही बात है कि ऑल टाइम हाइस के पास खड़ा है, तो मैं वो स्टॉक्स कभी भी आपको बाई के लिए रिकमेंड नहीं करता जो बिल्कुल ऑल टाइम हाइस पे खड़े हों। जैसे आप एवियन है, आप एवियन को देख लें, क्योंकि एवियन तो नीचे मिल रहा है आपको, अभी ऑल टाइम हाइस के पास तो नहीं खड़ा। अगर आप इसको देखें 59.14 का SL है, चुप करके आप देखें 61.49 63.55 69 का अल्टीमेट टारगेट है। आप 69 ना भी निकलें तो आप 67 तक निकल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो टेस्ट करने आएगा ही आएगा, तो जगह इसमें मौजूद है। इसके बाद हपको में अगर आप ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड में है। 127.35 2 रुपये नीचे SL बन रहा है। ऊपर इसमें देखें, आपको खुद ही पता है हपको में कितनी जगह मौजूद है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम से कम भी गया तो 135 को तो टेस्ट करने जाएगा ना, तो 5-6 रुपये तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको। इसके बाद माड़ी है।
माड़ी में भी जगह मौजूद है, 698.56 का एसएल बनता है ऊपर। फिर आपके सामने माड़ी में तो जगह मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारे गैप्स अगर ये फिल करता है तो 800 तो कहीं गया ही नहीं ना। इसके बाद ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में भी वैसे तो डाउन ट्रेंड में है, अगर लिया हुआ तो 69.60 का एसएल रख लें, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड में जाता है यहाँ से तो आपको भी पता है कि ऑक्टोपस में कोई 115 तक जगह मौजूद है, तो ऑक्टोपस में तो बहुत जगह मौजूद है। एक बार बस इसको यहाँ से अगर हम देख भी लें इसका कि ब्रेकआउट बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यहाँ से इसने देखें ब्रेकआउट भी दे दिया है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ऑक्टोपस ने यहाँ आके ऑलमोस्ट आपको ब्रेकआउट भी दे दिया है, ठीक है। तो इसमें भी यही मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसमें एक अच्छी आपको रैली मिल सकती है। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर जगह जो है 115 तक आई थिंक मौजूद है। यस, 100 बिल्कुल, इसमें कोई 115 तक आई थिंक जगह मौजूद है। यस, 115 जगह मौजूद है, तो इसमें भी आपको अच्छे गेंस मिल सकते हैं। बस ये है कि एसएल के साथ खेलना है, ये स्टॉक जब गिरता है तो बुरी तरह गिरता है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद एचकार है, एचकार इवन दो इस टाइम बुलिश नहीं है, लेकिन स्टिल ये है कि अगर आपने लिया हुआ तो 299.65 का आपका एसएल है। गैल की बात कर लें तो गैल में 279.86 का एसएल बनता है, ऊपर जाता है तो 295 और 304 की जगह मौजूद है। इसके बाद ये चेन्नई है, 570 का एसएल होना चाहिए, और ऊपर जाता है तो 600 से 620 तक इसमें जगह मौजूद है। टॉमसेल की बात कर लें, बहुत टाइम से टॉमसेल की बात नहीं की, तो 34.31 का एसएल है, ऑलमोस्ट ₹1 नीचे बनता है, ऊपर जाता है तो 39 तक जगह तो इसमें मौजूद है। INIL की बात करें तो INIL भी 177.80 का ऑलमोस्ट ₹5 नीचे एसएल बन रहा है, और ऊपर 195 तक इसमें जगह मौजूद है। सो ये कुछ हमारे स्टॉक्स है जिनका मैं आपको बताना था कि इनमें जगह मौजूद है, ये इस टाइम बुलिश हैं। अगर नीचे और स्टॉप लॉस से बिल्कुल करीब हैं, अगर आप इनमें से किसी स्टॉक में जा रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, स्टॉप लॉस लाजमी आपने लगाना है। दूसरी बात ये है कि उतनी क्वांटिटी लेनी है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो आप इजीली बाहर आ सकें मार्केट से, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं होता। आप जितने भी सीजन एनालिसिस कर लें, टेक्निकल एनालिसिस कर लें, एंड ऑफ द डे मार्केट में कोई ना कोई अगर ऐसी चीज़ हो जाती है कि मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करती तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अपने स्टॉप लॉस से आपके इंटैक्ट होने चाहिए। स्टॉप लॉस हिट हो आप बाहर आ जाएं, और उतनी क्वांटिटी हो कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको दुख ना हो कि भाई मैं फंस गया हूँ या मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी जो है एनालिसिस हो जिस शेयर के बारे में आप करवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ भी बता सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में भी बता सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि यार इसको हम प्राइवेट मैसेज करें तो शायद ये रिप्लाई ना दे, ऐसी बात नहीं है। मैं प्राइवेट भी सबको ऑलमोस्ट रिप्लाई देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपका कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई आपका स्टॉक हो जिसका आपको एनालिसिस चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। मैं आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दूंगा, और मैं आपको उसके ऊपर एनालिसिस करके भी दे दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो सीजनल एनालिसिस था वो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।